very much important in सर्जिकल हिस्ट्री टेकिंग, बट इट इज द मोस्ट फॉरगेटेबल पास्ट। बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं वो करना। सो जनरल एग्जामिनेशन फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ एवरी सर्जिकल केस प्रेजेंटेशन। द वर्ड फाउंडेशन इज इंपॉर्टेंट हियर। The general examination forms foundation of every general surgical examination. Are you getting my voice? Am I audible? Yes, Okay, sir. okay. Yes, sir. So I will continue. I will continue. While a detailed local and systemic examination delineates the pathology of the organ or region involved, it is the general examination that provides insight into the overall health. Overall health. जनरल एग्जामिनेशन ओवरऑल हेल्थ पता करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। न्यूट्रिशनल स्टेटस इंपॉर्टेंट होता है। फिजियोलॉजिकल रिजर्व ऑफ द पेशेंट पता चल जाता है। So in surgical practice, this step is not merely a ritualistic prelude to the local examination. It is an essential process that guides diagnosis, operative planning and post-operative management. आपको यहाँ ऑपरेटिव प्लानिंग, आप सोचेंगे कि ऑपरेटिव प्लानिंग जनरल एग्जामिनेशन पे कैसे पता चल जाता है। अगर सिंपल पैलर प्रेजेंट है तो पेशेंट का इलेक्टिव सर्जरी पोस्टपोन हो जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन कम होता है इसलिए पैलर आ जाता है। हीमोग्लोबिन कम है तो सर्जरी पोस्टपोन हो जाता है। A good surgeon must never view the patient as a collection of symptoms localized to one anatomical area. Rather, the patient must be evaluated as a whole biological system. अंडरस्टैंड? अगर आपको सिर्फ हर्नियाई चीप कंप्लेंट है, पेशेंट का स्वेलिंग इन इंग्वाइनल रीजन चीप कंप्लेंट है, तो आप सिर्फ हर्निया के बारे में ही सोचोगे, तो ऐसा नहीं रहता है। आपको आंखों में पैलर देखना है, कंजक्टाइवा में पैलर देखना है, स्क्लेरा पे पैलर देखना है। अंडरस्टैंड? सो होल बायोलॉजी पेशेंट शुड बी कंसिडर्ड एज ए होल बायोलॉजिकल सिस्टम। Now, surgical patients are often older, malnourished, or suffering from multiple comorbidities. The general examination helps in assessing fitness for anesthesia. Understand? Fitness for anesthesia. Detecting contraindications for surgery. मैंने अभी बोला पैलर है तो it is contraindication of surgery. Jaundice है, it is contraindication of surgery. Formulating a peri-operative optimization plan. Optimization means मेकिंग हिम मोर नॉर्मल। ओके, मेकिंग पेशेंट मोर नॉर्मल। अगर पैलर है, हीमोग्लोबिन कम है, तो पेरी ऑपरेटिव पीरियड में उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना चाहिए। तो सो ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज कंसिडर्ड एज ऑप्टिमाइजेशन ऑफ दैट पेशेंट। अगर जॉन्डिस है तो जॉन्डिस कम करने की कोशिश करनी चाहिए, दैट इज ऑप्टिमाइजेशन फॉर द पेशेंट। A successful examination begins long before the examiner lays hands on the patient. The attitude, demeanor, and communication of the examiner play an important role in building confidence and cooperation. ये कल हम लोगों ने देखा, नेम का इम्पोर्टेंट एंड ऑल दैट। अब तक आपने पेशेंट का हिस्ट्री लिया हुआ है। नाउ यू आर गोइंग टू टेक अ जनरल एग्जाम, यू आर गोइंग टू टेक अ जनरल एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट। तो तब तक आपका पेशेंट के साथ अच्छे से रैपो डेवलप हुआ है, पेशेंट का कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर, आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है। then you can do a good general examination of the patient. The examination should be conducted in a well lit, quiet, and private environment. Proper exposure of the patient is essential, but modesty must be preserved. Modesty means अगर एक्सपोजर करने के लिए बोला है तो पूरा एक्सपोज नहीं करना है। अंडरस्टैंड? अगर आप आईज एंड माउथ एंड नेक वगैरह देख रहे हैं तो नीचे एब्डोमेन एंड प्राइवेट पार्ट एक्सपोज नहीं होना चाहिए। अंडरस्टैंड? Wash hands thoroughly before examination. Approach the patient gently, maintaining eye contact. मैंने बहुत बार देखा है स्टूडेंट्स आई कॉन्टैक्ट नहीं बनाते हैं पेशेंट के साथ। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन जनरल एग्जामिनेशन। अंडरस्टैंड? 50 to 60% जनरल एग्जामिनेशन फेस पे हो जाता है। तो इसीलिए आपको अगर जनरल एग्जामिनेशन प्रॉपरली करना है तो पेशेंट के साथ बात करते करते आई कांटेक्ट भी मेंटेन करना है। द पेशेंट्स कंफर्ट डिग्निटी मस्ट बी प्रायोरिटाइज्ड थ्रू आउट द जनरल एग्जामिनेशन। A trained observer can glean valuable information from the very first look at the patient, known as the general survey. तो व्हाट क्या जनरल सर्वे होता है? सपोज आप ओपीडी में बैठे हो एंड दरवाजे पे ही पेशेंट आया है,
तो आपको तुरंत देख के ही पता चल जाता है कि पेशेंट कितना सीक है, पेशेंट हेल्दी है कि सीक है। सीक पेशेंट है तो थोड़े धीरे धीरे आएगा, थोड़े कम स्टेप्स लेगा, और कभी झुक के आता है, तो वो पेशेंट ज्यादा सीक होता है। अंडरस्टैंड? So patient's position in bed, facial expression, complexion and posture can provide immediate diagnostic clue. कभी कभी पेशेंट बेड पे सोया हुआ है वार्ड में, और आप वार्ड में जाते हो, तो पेशेंट को कभी कभी बात करने में भी ब्रेथलेसनेस हो जाता है। और पेशेंट का एक्सप्रेशन, अगर पेशेंट पेन में है तो फेशियल एक्सप्रेशन थोड़ा सा सैड रहेगा, डिफरेंस रहेगा। तो वो देख के ही आपको पता होना चाहिए कि पेशेंट का जनरल कंडीशन क्या है। For instance, a patient with acute peritonitis may lie motionless, avoiding movement due to the pain. Peritonitis is a infection into the peritoneal cavity. Okay, थोड़ा भी पेशेंट मूवमेंट करता है तो दैट irritant fluid like pus or gastric fluid or bile in the peritoneum can touch peritoneum in pelvis and right paracolic, left paracolic gutter, एंड उसकी वजह से पेन बढ़ता है। सो पेरिटोनाइटिस का पेशेंट ना थोड़ा मोशनलेस रहता है बेड पे या स्ट्रेचर्स पे। A patient with intestinal obstruction may appear restless, tossing in the bed, क्योंकि क्रैम्पिंग पेन, इंटरमिटेंट पेन चालू रहता है अंदर। बॉवेल का पेरिस्टालसिस, कभी कभी हाइपर पेरिस्टालसिस हो जाता है, उसकी वजह से पेशेंट कभी कभी रेस्टलेस हो जाता है। देन सीवियर एनीमिया प्रोड्यूसेस पैलर विजिबल इवन बिफोर फॉर्मल एग्जामिनेशन। कभी कभी ना पेशेंट के चेहरे पे देख के ही पता चल जाता है कि पेशेंट पेल है, क्योंकि अपना कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा, इंडियन कॉम्प्लेक्शन थोड़ा मीडियम टू थोड़ा सा डार्क है। बट कभी कभी पेशेंट इतना पेल होता है कि डार्क कॉम्प्लेक्शन का पेशेंट भी कभी कभी गोरा दिखने लगता है। तो आपको ये थोड़े से फाइंडिंग अर्ली डिटेक्ट करने होते हैं। So there are some important points in general examination. So what are these points? We generally called it as a general survey. We called it generally called as general survey. So built and nutrition. Okay, built and nutrition. The body built may be asthenic, athletic, or pycnic. Pycnic is obese. Asthenic is slender, and athletic is normal average body. So nutritional status is judged by the amount of subcutaneous fat, muscle bulk and presence of muscle wasting. तो वो तो तुरंत देख के भी पता चल जाता है कि कभी कभी पेशेंट ओबीज है या बहुत ज्यादा कैकेक्सिक है, स्लिम है। कैकेक्सिक मीन्स वेट लॉस हुआ रहता है, पेशेंट बहुत ज्यादा स्लिम होता है। तो आपको बॉडी मास इंडेक्स निकालना होता है पेशेंट का एक जनरल सर में। तो व्हाट इज बॉडी मास इंडेक्स? बॉडी मास इंडेक्स इज वेट अपॉन हाइट इंटू मीटर। हाइट इंटू मीटर स्क्वेयर, दैट इज, वो मीटर हो गया, सिर्फ वो मीटर स्क्वेयर है। अंडरस्टैंड? वेट अपॉन हाइट इंटू मीटर स्क्वेयर। So normal is 18.5 to 24.9. Underweight is less than 18.5. Overweight is 25 to 29.9. And obese is more than 30. एंड कभी कभी मोर देन 40 को मॉर्बिड ओबिसिटी भी बोलते हैं। अंडरस्टैंड? सो बीएमआई आपको कैलकुलेट करना है, पेशेंट को वेट पूछना है, पेशेंट का हाइट आपको कैलकुलेट करना है। अगर पेशेंट बेड रिडन है तो बेड पे ही पेशेंट का हाइट लेना है। अंडरस्टैंड? अगर पेशेंट एजुकेटेड है तो पेशेंट को उसका हाइट एंड वेट पता रहेगा, तो उसको पूछना है आपको। तो बिल्ट एंड न्यूट्रिशन ऐसे एस्टेब्लिश करते हैं। सो व्हाट आर क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ ओबेसिटी इन सर्जरी देन? अगर पेशेंट ओबीस है तो देर इज टेक्निकल डिफिकल्टी ड्यूरिंग सर्जरी। क्यों टेक्निकल डिफिकल्टी ड्यूरिंग सर्जरी होता है? बहुत ज्यादा फैट हो जाता है, सर्जिकल प्लेन्स नहीं मिलते, डिसेक्शन एरिया में फैट की वजह से थोड़े से ब्लड वेसल्स आइडेंटिफाई नहीं होते, एंड देन ब्लड वेसल्स कभी कभी ब्लीडिंग करते हैं। अंडरस्टैंड? उन डेइसंस ड्यू टू पुअर वैस्कुलरिटी ऑफ एडिपोज टिश्यू। अगर हम लोगों ने इंसिजन लिया पेशेंट को, एंड बहुत ज्यादा फैट लेयर है, तो वो री एस्टेब्लिश करने, वैस्कुलरिटी री एस्टेब्लिश करने में बहुत टाइम लगता है। और वहाँ पुअर वैस्कुलरिटी की वजह से वुंड डेhiscence या वुंड इन्फेक्शन हो जाता है। हायर इंसिडेंस ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ओबीज पेशेंट्स का जो फैट होता है ना, वो सेंट्रल ओबेसिटी होता है, जो एब्डोमेन पे बहुत ज्यादा फैट होता है। एंड कभी कभी पूरा अगर फुल इंस्पिरेशन करना है पेशेंट को,
तो ड्यू टू दैट एब्डोमिनल फैट फुल इंस्पिरेशन नहीं कर पाते। एंड जितना ज्यादा ओबेसिटी उतना ज्यादा पोस्ट ऑपरेटिव पेन ज्यादा होता है। एंड जितना पोस्ट ऑपरेटिव पेन उतना फुल इंस्पिरेट पेशेंट नहीं कर पाता है। और अगर फुल इंस्पिरेट नहीं कर पाता है पेशेंट तो रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस हो जाता है। जो लोअर लोब्स होते हैं लंग के, वहाँ फ्लूइड एक्यूमुलेशन चालू होना लगता है 3-4 दिन में या 5-6 दिन में। एंड वहां फिर एटेलेक्टेसिस होता है, न्यूमोनिया होता है। अंडरस्टैंड? So obesity patients are more prone for respiratory complications. Then obese patients are also prone for metabolic syndromes like diabetes, hypertension, thrombosis, and atherosclerosis. This is in combined called as metabolic syndrome. So metabolic obesity के patients are more prone for diabetes, hypertension, thrombosis. And agar these all are present in one patient, then patient sometimes is considered as having lots of morbidities. Okay, diabetes, hypertension, thromboembolic episodes are considered as morbidity in patient, and जितना ज्यादा morbidity होता है उतना ज्यादा पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस हो जाता है। सो देर आर सम स्पेसिफिक साइंस ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, ये शायद मेडिसिन में कवर हो जाएगा, बट ये आपको हर जगह मालूम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दिस इज नॉट अ सर्जिकल टॉपिक, तो सर्जरी में पता नहीं होना चाहिए। दिस इज प्योरली अ मेडिसिन एंड पीडियाट्रिक टॉपिक है, बट ये सर्जरी में भी पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का पेशेंट की आप इमरजेंसी सर्जरी करते हो एंड इसमें से कुछ साइंस आप पेशेंट में देखते हो, तो आपको पता चल जाता है कि अरे ही इज हैविंग और सी इज हैविंग सम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, तो आप पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट उसको चालू कर सकते हो। दैट्स व्हाई दिस साइंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट इन सर्जरी आल्सो। सो व्हाट आर दिस साइंस? सो प्रोटीन प्रोटीन डेफिशिएंसी के क्या साइन होते हैं? मसल वेस्टिंग होता है, इडिमा होता है, पुअर वुंड हीलिंग होता है। अंडरस्टैंड? उसके सर्जिकल इम्प्लीकेशंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हाइपोप्रोटीनेमिया के पेशेंट में क्या होगा? डिलेड रिकवरी होगा एंड इंक्रीज इन्फेक्शन के चांसेस होंगे। विटामिन ए डेफिशिएंसी अगर होता है तो जीरोसिस एंड बिटॉट स्पॉट्स होते हैं आईज में या फेस में, तो इम्पेयर्ड इपिथेलाइजेशन करता है। सो विटामिन ए इज रिक्वायर्ड फॉर इपिथेलाइजेशन। अगर इपिथेलाइजेशन अच्छा नहीं होगा तो वुंड हीलिंग भी अच्छा नहीं होता है। अंडरस्टैंड? Then vitamin B complex. This is the most important factor in any diseased patient or any patient. गांव के लोगों में ये बहुत ज्यादा हो जाता है, ग्लोसाइटिस, एंगुलर स्टोमाटाइटिस। एंड रिड्यूस एनर्जी मेटाबॉलिज्म होता है उसकी वजह से। एंड उसका लास्ट इम्प्लीकेशन सर्जरी में ऑलवेज लास्ट एंड पॉइंट इज वुंड इन्फेक्शन एंड डिलेड वुंड हीलिंग एंड डिलेड रिकवरी। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में ऑलवेज देर इज अ डिलेड रिकवरी ऑफ एनी पेशेंट। विटामिन सी का डेफिशिएंसी क्या है? ब्लीडिंग गम्स एंड पुअर वुंड हीलिंग। विटामिन सी इज रिक्वायर्ड फॉर कोलेजन सिंथेसिस आफ्टर एनी सर्जरी। अंडरस्टैंड? सो अगर विटामिन सी डेफिशिएंसी है तो कोलेजन डेफिशिएंसी भी होगा, एंड उसका जो वुंड होता है वो स्ट्रांग नहीं होगा। सपोज हम लोगों ने मिड लाइन का जो वुंड होता है लैप्रोटॉमी, तो लीनिया अल्वा पे इंसिजन लेते हैं। अगर लीनिया अल्वा हम लोगों ने सुचर किया, अगर विटामिन सी डेफिशिएंसी है तो लीनिया अल्वा प्रॉपरली हील नहीं होगा एंड पेशेंट को इंसिजनल हर्निया होने के भी चांसेस हो जाते हैं। विटामिन डी का डेफिशिएंसी इज बोन पेन एंड डिफॉर्मिटीज, दैट इज कॉल्ड एज ऑस्टियोमलेसिया। अगेन, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में ऊन ऊंड का पेन ज्यादा है क्या, बोन पेन ज्यादा है या इन जनरल पेन है, वो विटामिन डी डेफिशिएंसी पे भी पता चल जाता है। एंड नाउ डेज रिसेंट कंसेप्ट ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी इज विटामिन डी डेफिशिएंट पीपल आर मोर प्रोन फॉर मायोकार्डियल इंफाक्शन। रिमेंबर करो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विटामिन डी डेफिशिएंसी इज नाउअडेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर इन मायोकार्डियल इंफाक्शन। विटामिन के की वजह से क्या होता है? ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है, इंट्रा ऑपरेटिव हिमोरेज होता है, पोस्ट ऑपरेटिव हिमोरेज होता है, एंड देन देयर विल बी अ हिमाटोमा अंडर द वुंड। एंड उसकी वजह से वो वुंड हीलिंग प्रॉपर नहीं होता है, और जितना बड़ा हिमाटोमा डेवलप होता है उतना ज्यादा प्रेशर आता है वो वुंड पे, एंड समटाइम्स दैट वुंड विल गिव अवे, तो सूचर टूट जाते हैं एंड उधर से वुंड इन्फेक्शन या फिर पस ड्रेन होना चालू हो जाता है। सो विटामिन के इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वुंड हीलिंग ऑल्सो। आयरन,
पैलर, काइलोनाइकिया, उसकी वजह से एनीमिया होता है, और एनीमिया की वजह से टिश्यू को पुअर ऑक्सीजनेशन होता है। एंड अगर ऑपरेटिव साइट को पुअर ऑक्सीजनेशन होता है तो ग्रोथ फैक्टर्स वहां नहीं जाएंगे, और वहां फिर वुंड हीलिंग डिलेड हो जाता है। जिंक अगेन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशनल एजेंट इन सर्जिकल वुंड हीलिंग। deficiency causes alopecia and dermatitis. Again, इसका सर्जिकल implication is impaired wound healing. The second most important point in general survey is posture and gait. Understand posture and gait. Again, this is more important in orthopedic and neurological diseases, but it can happen in general surgery ward also. अगर किसी को न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट हो गया, या फिर किसी को वेरी, कभी कभी मैंने एक हॉस्पिटल में पेशेंट देखा था, दूसरे सर्जन ने ऑपरेट किया था, वो वेरिकोज वेन के बाद उसको हम लोग जो स्ट्रैपिंग लगाते हैं, तो इतना टाइट स्ट्रैपिंग था कि उसकी वजह से उसको फुट ड्रॉप हुआ था, वो नर्व कंप्रेशन हो गया था। एंड सेकंड थर्ड डे पे जब पेशेंट को मोबिलाइज किया, वॉकिंग करने के लिए बोला, तो उसका पोस्चर एंड गेट पूरा बिगड़ गया था ड्यू टू दैट फुट ड्रॉप एंड नर्व कंप्रेशन। सो इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन सर्जरी ऑल्सो. So observe whether the patient is sitting, lying, or standing comfortably. Leaning forward may indicate peritonitis or pancreatitis. तो मयूर सर ने क्वेश्चन पूछा था आपको कि बेंडिंग फॉरवर्ड करने के बाद किसका पेन रिलीफ होता है, तो आंसर वाज पैनक्रियाटाइटिस. अंडरस्टैंड. सो पैनक्रियाटाइटिस इज अ रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन ना. अगर पैनक्रियाटाइटिस मींस इन्फेक्शन इन द पैनक्रियाज, अगर पैनक्रियाज का इन्फेक्शन है तो वो रेट्रोपेरिटोनियल के जो नर्व एंडिंग होते हैं उसको इरिटेट करते हैं, उसकी वजह से पेन होता है. एंड अगर बेंडिंग फॉरवर्ड करते हैं तो पैनक्रियास थोड़ा सा फॉल फॉरवर्ड हो जाता है, एंड रेट्रोपेरिटोनियल नर्व्स कम इरिटेट हो जाते हैं. सो लीनिंग फॉरवर्ड रिलीव्स पेन इन पैनक्रियाटाइटिस. So Trendelenburg gait indicates hip abductor weakness. डू यू नो ट्रेनलेनबर्ग गेट? ट्रेनलेनबर्ग गेट क्या होता है? कभी कभी हम लोग गलती से, या कभी कभी हम लोग एक ही पैर पे खड़े रहते हैं, दूसरा पैर पे ज्यादा वेट नहीं देते, एक ही पैर पे ज्यादा वेट देते हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रेनलेनबर्ग गेट. या कंटिन्यूअस स्टैंडिंग की वजह से भी कभी कभी एबडक्टर मसल्स में वीक. एबडक्टर मसल्स कौन सा है? ग्लूटियस मेडियस एंड ग्लूटियस मिनिमस. ओके, तो उसमें भी कभी कभी वीकनेस आ जाता है. अंडरस्टैंड. एंड स्पास्टिक गेट में follow upper motor neuron lesion. Though these are some medicinal points, sometimes they are helpful in your MCQ exam. So Trendelenburg gait indicates abductor muscle weakness at the hip joint, and spastic gait may follow upper motor neuron lesions. Facial appearance मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन जनरल सर, क्योंकि फेस के ऊपर से बहुत सारी चीजें सर्जन्स को या फिर क्लिनिशियन को पता हो जाती है. द फेस ऑफन रिफ्लेक्ट्स द अंडरलाइन सिस्टमिक कंडीशन. Cushingoid face that is moon shaped with plethoric completion, that is called as Cushing syndrome. Cushingoid face में बहुत सारा फैट डिपॉजिट हो जाता है, वेट गेन होता है ना पेशेंट को, वो भी पेशेंट रहता है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ कुशिंग सिंड्रोम का पेशेंट. मिक्सिडेमेटस फेस दैट इज पफिनेस विथ ड्राई स्किन एंड लॉस ऑफ आईब्रोज, दैट इज कॉल्ड एज मिक्सिडेमेटस face. Okay, myxedematous face generally seen in hypothyroidism. Hypothyroidism. Facies hepatica, sallow, muddy complexion seen in chronic liver disease. आईज भी कभी कभी उसके मडीज दिखते हैं वो पेशेंट. फेसिस पैरोटिडिका, swelling over the parotid region. Generally, bilateral parotitis occurs in chronic alcoholism patients. Chronic alcoholism patient. या फिर रिकवरी पार्ट ऑफ द मम्स, उसमें फेसिस पैरोटिडिका दिखता है. एंड एंशियस फेस इज सीन इन any acute abdomen or in acute pain in the body. Understand? So these are few facial appearances which are important in general surgical examination. Then coming to the vital signs. ये vital signs actually आपको लेने हैं पेशेंट्स में, लाइक टेम्परेचर, पल्स, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट, ये आपको काउंट करने. अंडरस्टैंड. टेम्परेचर यूजुअली हम लोग थर्मामीटर से लेते हैं,
और वो कहाँ लेते हैं जनरली? एक्जिला, माउथ एंड रेक्टम। अंडरस्टैंड? अगर ये तीनों में विच इज द मोस्ट स्पेसिफिक साइट फॉर टेम्परेचर इट, देन इट इज रेक्टम। अंडरस्टैंड? सो रेक्टम का जो म्यूकोजा होता है विच इज वेरी हीट सेंसिटिव, एंड थोड़े भी चेंजेस रेक्टम में पता चल जाते हैं। बट रेक्टम का हर बार टेम्परेचर लेना इतना इजी नहीं होता है, पेशेंट को बहुत कम्बरसम हो जाता है, तो हम लोग एक्जिला एंड माउथ प्रीफर करते हैं। बट द मोस्ट स्पेसिफिक साइट अगर एमसीक्यू में पूछा तो दैट इज रेक्टम। Fever patterns may help diagnosis. That is, continuous fever is seen in typhoid and pneumonia. Remittent fever is seen in infective endocarditis. Intermittent fever is malaria and abscess. ये remittent and intermittent क्या है? I am not the right persons to tell you. मेडिसिन में वो कवर हो जाएगा। ओके, हाइपोथर्मिया सजेस्ट शॉक एंड एक्सपोजर, कोल्ड एक्सपोजर। अंडरस्टैंड? अगर हाइपोथर्मिया क्यों इंपॉर्टेंट है, कभी कभी अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो हाइपोथर्मिया से ब्लड प्रेशर कम कर सकते हैं थोड़ा सा। बट हाइपोथर्मिया का प्रॉब्लम क्या है? कोएगुलेशन डिरेंज हो जाता है, कोएगुलेशन हैम्पर हो जाता है, एंड कोएगुलेशन अगर हैम्पर हो जाए सर्जरी में, तो ब्लीडिंग टेंडेंसी ज्यादा हो जाती है, एंड उसके साइड इफेक्ट ज्यादा है। तो देर आर वेरी फ्यू सर्जरीज वेयर हाइपोथर्मिया इज रिक्वायर्ड, बट हाइपोथर्मिया इज नॉट routinely यूज प्रैक्टिसेस। हाइपोथर्मिया तो, अगर हाइपोथर्मिया है तो इट इज नॉट अ गुड साइन, बट सर्जरी में कभी कभी हाइपोथर्मिया हम लोग इंड्यूस करते हैं। बट अगर वार्ड का पेशेंट है, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में, पेशेंट है आईसीयू में और वार्ड में, एंड उसको चिल्स है, एंड उसका कोल्ड क्लैमी एक्सट्रीमिटीज है, then it is a dangerous sign. It is a worrisome sign. Second is pulse. In pulse, assess rate, rhythm, volume, character, and condition of vessel wall. Understand? Pulse में आपको क्या क्या देखना है? Rate, rhythm, volume, character, and condition of the vessel wall. Tachycardia means increase in pulse rate is commonly seen in fever, anemia, thyrotoxicosis, and shock. Bradycardia means decrease in pulse rate is commonly seen in raised intracranial pressure or heart block or heart attack. So these are few causes of tachycardia. There are thousands of causes of tachycardia and bradycardia, but there are few causes which are very important in general surgery are fever, anemia, thyrotoxicosis and shock. सर्जन अगर थायराइड का केस आप प्रेजेंट कर रहे हो एंड पेशेंट को हाइपरथायरॉयडिज्म है या फिर थायरोटॉक्सिकोसिस है, देन एग्जामिनर विल आस्क यू विच पल्स रेट इज इंपॉर्टेंट इन थायरोटॉक्सिकोसिस। द आंसर इज स्लीपिंग पल्स रेट। आंसर इज स्लीपिंग पल्स रेट। अगर आप दिन में ले रहे हो तो कभी कभी पेशेंट एंग्शियस भी होता है, तो उसका टैकीकार्डिया नॉर्मल होता है कभी कभी। बट अगर पेशेंट स्लीपिंग में है, डीप स्लीप में है, तो उसका हार्ट रेट नॉर्मल ही होना चाहिए, नॉर्मल पेशेंट का। बट अगर पेशेंट इज ए नोन केस ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस और हाइपरथायरॉयडिज्म, देन उसका स्लीपिंग पल्स रेट भी इंक्रीज रहता है। दैट इज स्लीपिंग पल्स रेट इज इंपॉर्टेंट इन थायरोटॉक्सिकोसिस। तो एग्जामिनर ने अगर आपको थायराइड के केस में पूछा कि वाई पल्स इज इंपॉर्टेंट इन थायरोटॉक्सिकोसिस, तो आपको ये आंसर पता होना चाहिए कि स्लीपिंग पल्स रेट इज मोर इम्पोर्टेंट, एंड वो 2 AM टू 4 AM के बीच में पेशेंट जब डीप स्लीप में ज्यादा होता है तब लिया जाता है। ब्लड प्रेशर, बोथ आर्म शुड बी एग्जामिन। ब्लड प्रेशर में बोथ आर्म शुड बी एग्जामिन। ऐसा कौन से डिसीजेस है जहां दोनों आर्म के ब्लड प्रेशर अलग अलग हो सकते हैं? सो देर आर टू डिसीजेस ओनली। वन इज कोआर्क्टेशन ऑफ द एओर्टा, coarctation of the aorta, and second is severe atherosclerosis। सीवियर एथेरोस्क्लेरोसिस, ये दो ही डिसीजेस है जिसमें दोनों हाथ के ब्लड प्रेशर डिफरेंट डिफरेंट आएंगे, अदरवाइज दोनों हाथ के ब्लड प्रेशर सेम आता है। एंड आई हैव सीन वन पेशेंट ऑफ कोआर्क्टेशन ऑफ एओर्टा, पेन इन एब्डोमेन से आया था और उसका रप्चर्ड कोआर्क्टेशन था, एंड वो पेन इन एब्डोमेन था, तो मेडिसिन वालों ने सर्जरी में भेज दिया था। बट मुझे हिस्ट्री टेकिंग के बाद मुझे पता चल गया कि दिस इज समथिंग डिफरेंट डायग्नोसिस। तो मैंने जेआर को बोला कि दोनों हाथों का ब्लड प्रेशर लेके रख, क्योंकि पल्स दोनों दोनों हाथों की अलग अलग आ रही थी।
तो वो दोनों हाथों के प्रेशर डिफरेंस लगा. सो दैट वाज द डायग्नोसिस ऑफ कोआर्क्टेशन. Postural hypotension suggest hypovolemia. एंड हाइपरटेंशन क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे सर्जिकल केसेस में? क्योंकि पेरी ऑपरेटिव ब्लड प्रेशर कम करना होता है, नहीं तो फिर एनेस्थीसिया का भी रिस्क बढ़ता है एंड सर्जरी में ब्लीडिंग का भी चांसेस ज्यादा हो जाता है. पोस्चुरल हाइपोटेंशन का क्या इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी अगर पेशेंट को पोस्चरल हाइपोटेंशन है और हमको स्पाइनल एनेस्थीसिया में सर्जरी करना है, तो स्पाइनल एनेस्थीसिया अगेन डिक्रीजेस द ब्लड प्रेशर ऑफ द पेशेंट ड्यू टू वैसोडाइलेटेशन ऑफ द पेरिफेरल लोअर लिम्ब वेसल. तो उसमें और हाइपोटेंशन हो जाता है. पेशेंट ऑलरेडी हाइपोटेंशन में है, उसको स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया तो पेशेंट और हाइपोटेंशन में जाता है एंड इट प्रिसिपिटेट्स मायोकार्डियल इंफाक्शन और हार्ट अरेस्ट. It precipitates myocardial infarction or heart arrest. That's why blood pressure is important. And for surgeon's point of view, why blood pressure is important? Because hypertension causes bleeding during surgery. That's why hypertension is important. Respiratory rate. Normal respiratory is 12 to 20 beats per minute. Tachypnea indicates respiratory distress, fever, acidosis. Observe pattern, that is Kussmaul's breathing. It is seen in metabolic acidosis. चेन स्टोक्स ब्रीदिंग इट इज सीन इन सीएनए. अगेन कुसमॉल्स ब्रीदिंग क्या होता है, चेन स्टोक्स क्या होता है, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टेल यू. ये मेडिसिन वाले ज्यादा डिटेल बोलेंगे आपको. बट आपको एबनॉर्मलिटी ढूंढनी है. अगर कुछ भी पोस्ट सर्जिकल पेशेंट में अगर रेस्पिरेटरी रेट में अगर एबनॉर्मलिटी है, तो तुरंत आपको इंटेंसिविस्ट या आईसीयू में पेशेंट को भेजना है, या फिर उनका कॉल करा लेना है, या फिर मेडिसिन पर्सन को बुला के पेशेंट को दिखाना है. अंडरस्टैंड? आपका काम है बीइंग अ सर्जन रेस्पिरेटरी रेट में एबनॉर्मेलिटी ढूंढना. अंडरस्टैंड? पे आप पोस्ट ऑपरेटिव राउंड ले रहे आईसीयू में या वार्ड में एंड पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, उसका रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो कभी कभी ये फीवर में भी होता है, कभी कभी ये एसिडोसिस में भी होता है, या कभी कभी न्यूमोनिया में भी होता है. अंडरस्टैंड? सो आपका बीइंग अ सर्जन आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रेस्पिरेटरी रेट में एबनॉर्मलिटी ढूंढे. नाउ कमिंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ऐसा नहीं कि पहले वाले इंपॉर्टेंट नहीं था, बट एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है ये पैलर, इक्टेरस, साइनोसिस एंड ऑल दैट. ये बहुत एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक है. तो आपको ये पैलर तो डेफिनेटली आपको पता ही होना चाहिए. पल्स रेट, बीपी, ये तो पता ही होना चाहिए. बट उस पे कभी कभी एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं पूछते. बट पैलर पे सर्जरी में एग्जामिनर्स एग्जाम पूछ सकते, क्वेश्चंस पूछ सकते. सो व्हाट इज पैलर? पैलर इज द पेलनेस ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन रिजल्टिंग फ्रॉम रिड्यूस्ड ऑक्सीहीमोग्लोबिन इन कैपिलरीज, मोस्ट ऑफन ड्यू टू एनीमिया. मोस्ट ऑफन ड्यू टू anemia. Understand? You can read carefully this definition of the pallor. Pallor is the paleness of skin, mucous membrane resulting from reduced oxyhemoglobin in capillaries, most often due to anemia. And what is anemia? Anemia is due to decreased hemoglobin. Understand? Best appreciated in the lower conjunctiva, nail beds, palmar creases. These are the most common sites where you can look for pallor. Lower conjunctiva, nail beds, and palmar creases. It denotes reduced hemoglobin concentration. What is reduced hemoglobin के causes क्या क्या हो सकते हैं? Chronic blood loss, that is hemorrhoids, peptic ulcer, nutritional deficiency, that is iron deficiency anemia. Then sometimes in malignancy, renal diseases में वो एक होता है ना इरिथ्रोसाइट फैक्टर, वो रिलीज नहीं होता है, तो उसकी वजह से भी हीमोग्लोबिन कम हो जाता है. बट फॉर सर्जन्स पॉइंट ऑफ व्यू, द रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन और ब्लड लॉस इज ड्यू टू हीमोरॉइड्स, हेमाटाइमेसिस ड्यू टू पेप्टिक अल्सर्स, मलिना ड्यू टू पेप्टिक अल्सर्स, और ब्लीडिंग पीआर इन कोलोरेक्टल मैलिग्नेंसीज. ओके. Again, these are few common sites to look for pallor, but what are important are lower conjunctiva, nail beds, and palmar creases are important. But these are few more sites where you can
वॉच फॉर पैलर, दैट इज लोअर पाल्पिब्रल कंजंक्टिवा हो गया। कैसे करना है? पुल डाउन लोअर आईलिड एंड इंस्पेक्ट कलर ऑफ द म्यूकोजा ऑफ द कंजंक्टिवा, म्यूकोजा ऑफ द कंजंक्टिवा। आपको स्क्लेरा पता है ना, स्क्लेरा, स्क्लेरा के ऊपर म्यूकोजा होता है, तो उधर ही आपको देखना है। दिस इज द मोस्ट रिलायबल साइट। वैस्कुलर थिन इपिथेलियम होता है इधर, वैस्कुलर थिन इपिथेलियम होता है। तो इपिथेलियम विल नॉट हैम्पर द अंडरलाइन का जो ब्लड वेसल्स होता है ना, कैपिलरीज होता है ना, उसकी कभी कभी थिक इपिथेलियम होता है, तो थिक इपिथेलियम से अंडरलाइन का वेस्कुलरिटी हैम्पर हो जाता है, एंड उसकी वजह से पेलनेस क्लियरली नहीं दिखता है या फिर डार्क दिखता है वो। एंड बट ये जो लोअर पाल्पिब्रल कंजंक्टिवा होता है, अगर एग्जामिनर ने पूछा कि लोअर पाल्पिब्रल कंजंक्टिवा पे ही क्यों पैलर ज्यादा अच्छा दिखता है, देन योर आंसर शुड बी इट इज मोर वैस्कुलर एंड देर इज अ थिन epithelium in the lower palpebral conjunctiva. That's why early pallor is more appreciated at this location. Okay. टंग और ओरल म्यूकोजा में भी दिखता है, पाम एंड नेल्स बेड पे भी दिखते हैं। अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है पेशेंट का पाम एंड नेल बेड्स किसके साथ कंपेयर करना है, तो अपने खुद के साथ कंपेयर करना होता है, प्रोवाइडेड यू आर हैविंग नॉर्मल हीमोग्लोबिन। अगर आपका ही हीमोग्लोबिन कम है एंड पेशेंट का ही कम है, दोनों पेल है, तो आपको लगेगा कि पेशेंट तो नॉर्मल है, बट ऐसे नहीं होना चाहिए। अंडरस्टैंड? सो आपका और पेशेंट का कंपेयर करना चाहिए, प्रोवाइडेड यू आर हैविंग नॉर्मल हीमोग्लोबिन। देन फेस एंड लिप्स, ईयर लोब्स, कंजक्टिवा एंड टंग, ये भी है। वन मोर साइट इज वेरी इंपॉर्टेंट समटाइम्स, इज हार्ड पैलेट। ओके, ये इसमें नहीं दिया हुआ है, बट हार्ड पैलेट आल्सो इज मोर important to look for pallor. So what are grading of pallor? There are important grading of the pallor which examiner can ask you. That is mild pallor, moderate pallor, and severe pallor. Okay. तो क्या होता है, हीमोग्लोबिन, नॉर्मल हीमोग्लोबिन इज नॉर्मली मोर, नॉर्मल हीमोग्लोबिन इज मोर देन 12 कंसिडर करते हैं। पर इंडियन पॉपुलेशन में हम लोग 10-11 भी नॉर्मल बोल देते हैं। सो अगर 10-11 हीमोग्लोबिन है तो वी कम्स इनटू द माइल्ड पैलर कैटेगरी। सो बहुत सारे इंडियन पीपल आर फॉल इनटू अ माइल्ड पैलर कैटेगरी। Then moderate pallor is hemoglobin 7 to 9 and severe pallor is less than 7 gram per DL. Okay. So clinical description क्या है? Mild pallor, just perceptible pallor of the conjunctiva and tongue skin. Tongue and okay, skin appears normal. Skin appears normal. Conjunctiva and tongue pale दिखेगा. Moderate pallor में nail beds, tongue and conjunctiva pale दिखेगा. And severe pallor में सब कुछ पेल दिखेगा, स्किन, लिप्स, टंग, पाम्स, नेल बेड्स, ये सब पेल दिखता है। एंड कभी कभी ये जो पेपर व्हाइट अपीयरेंस लिखा हुआ है, वो लोअर कंजंक्टिवा में क्लियर कट दिखता है, पेपर व्हाइट अपीयरेंस कभी कभी। अंडरस्टैंड? अगर पेशेंट का आई हैव सीन हीमोग्लोबिन ऑफ 3 ग्राम DL आल्सो। अंडरस्टैंड? पूरा पेल, पूरा सब पेल, सब व्हाइट व्हाइट, उसका टंग व्हाइट, उसका म्यूकोजा व्हाइट, उसका पल्प कंजंक्टिवा व्हाइट। अंडरस्टैंड? सो अगर पेशेंट सच में पैलर है, पैलर फाइंडिंग पॉजिटिव है जनरल एग्जामिनेशन में, और आपने वो मिस कर दिया, तो एग्जामिनर को बुरा लगता है, क्योंकि पैलर इज द मोस्ट कॉमन फाइंडिंग you should appreciate in general examination. Then what is the importance of pallor in surgical patients? Then there will be a pre-operative optimization. अगर पेशेंट का हीमोग्लोबिन कम है, तो इलेक्टिव सर्जरी को पेशेंट पोस्ट ही नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि एनेस्थीसिया वाले तुमको बोलने ही बोलने वाले हैं कि इसको ब्लड चढ़ाओ, उसका हीमोग्लोबिन नॉर्मल करो, एंड देन उसको सर्जरी कर लो। सो प्री ऑपरेटिव ऑप्टिमाइजेशन के लिए हीमोग्लोबिन नॉर्मल होना चाहिए। डिटेक्ट एनीमिया बिफोर सर्जरी। ओके, तो वही प्री ऑपरेटिव ऑप्टिमाइजेशन के लिए एनीमिया सर्जरी के पहले डिटेक्ट होना चाहिए। पोस्ट ऑपरेटिव मॉनिटरिंग, सडन पेलर में इंडिकेट इंटरनल ब्लीडिंग। चलो सपोज आपने सर्जरी अच्छा किया एंड पेलर नहीं था पेशेंट, बट पोस्ट ऑपरेटिव डे जब आप राउंड लेने जा रहे हो एंड सडनली आपको दिख रहा है कि पेशेंट इज पैलर एंड माइल्ड डिस्टेंशन है, एब्डोमेन का सर्जरी किया हुआ है, तो द मोस्ट कॉमन कॉज इज इंटरनल ब्लीडिंग। और इंटरनल ब्लीडिंग में भी
जो हम लोगों ने वेसल्स लाइगेट किए होते हैं सर्जरी के वक्त, वो ओपन हो जाते हैं। सो सडन पेलर में इंडिकेट्स इंटरनल ब्लीडिंग। अंडरस्टैंड? There are some diseases which can be diagnosed based on pallor and combined other general surgical examination, like pallor plus lymphadenopathy, generally seen in lymphoma. Pallor plus ascites is seen in chronic liver diseases. So pallor has a prognostic significance in all surgical patients, बिकॉज मैंने पहले बताया कि पेलर पेलर है मतलब हीमोग्लोबिन कम है, हीमोग्लोबिन कम है मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन कम पहुंचेगा टिश्यू पे, तो उसकी वजह से टिश्यू हाइपोक्सिया होता है। टिश्यू हाइपोक्सिया होता है तो न्यूट्रिशनल फैक्टर्स नहीं मिलते टिश्यू को। अगर न्यूट्रिशनल फैक्टर्स नहीं मिलेंगे तो हीलिंग नहीं होगा। अगर हीलिंग नहीं होगा तो वुंड इन्फेक्शन या वुंड गेपिंग के ज्यादा चांसेस होते हैं। अंडरस्टैंड? सीवियर पैलर इंप्लाइज पुअर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी एंड डिलेड वुंड हीलिंग। अंडरस्टैंड? सो किसी भी सर्जन ने अगर सर्जरी किया तो सर्जरी का सक्सेस क्या है? वुंड अगर अच्छे से हील हो गया तो ही वो सर्जरी का सक्सेस है। अगर वुंड हील नहीं हो गया, पेशेंट को आप वुंड के साथ अगर डिस्चार्ज कर रहे हो, तो दैट इज नॉट अ सक्सेस स्टोरी ऑफ ए सर्जन। तो पैलर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अ सर्जन। यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग? कल किसी ने बोला था थोड़ा सा इंटरैक्टिव सेशन होना चाहिए, तो आप बोलो क्या डाउट है आपके। चैट विंडो में अगर किसको डाउट अभी पूछना है तो पैलर तक जितना जितना मैंने बताया, जितना पढ़ाया, अगर वो आपको अंडरस्टैंड, मुझे लगता है आपको अंडरस्टैंड हो गया। बट अगर किसी को अंडरस्टैंड नहीं हुआ, एक आधा पॉइंट अंडरस्टैंड नहीं हुआ है, तो दे कैन आस्क मी। ओके, तो ये जनरल एग्जामिनेशन वापस मेडिसिन में भी कवर हो जाएगा। वो मेडिसिन के एंगल से कवर करेंगे, मैं थोड़ा सर्जिकल एंगल से कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। बट जो कुछ टर्मिनोलॉजी है, लाइक वो कुछ स्मॉल्स ब्रीदिंग एंड चीन स्ट्रोक्स, तो वो मुझे भी पता नहीं है। बीइंग अ सर्जन्स वी आर नॉट कंसर्न विद दिस ब्रीदिंग। हमको सिर्फ ब्रीदिंग का एबनॉर्मलिटी ढूंढना है, एंड वो फिर इंटेंसिविस्ट या मेडिसिन पीपल को कन्वे करना है। सो जो डिटेल मेडिसिन के पॉइंट, जो डिटेल्स है, तो मेडिसिन के लेक्चर में कवर हो जाएंगे। मैं जितना ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि सर्जिकल पॉइंट्स ज्यादा कवर। सो शुड वी प्रोसीड फॉर नेक्स्ट पॉइंट्स? ओके, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज साइनोसिस। अगेन सर्जरी में साइनोसिस इतना फ्रीक्वेंटली नहीं दिखता है, वो मेडिसिन के ही पेशेंट्स में ज्यादा दिखता है, एंड पीडियाट्रिक्स के पेशेंट में ज्यादा दिखता है। वो भी हार्ट लंग के अगर डिसीजेस है तो उनमें ज्यादा होता है। द ओनली वन थिंग, द साइनोसिस इज कंफ्यूज्ड विथ रेनॉल्ड्स फेनोमेनन इज इन सर्जरी, इज रेनॉल्ड्स फेनोमेनन। साइनोसिस और रेनॉल्ड्स फेनोमेनन कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है। तो रेनॉल्ड्स फेनोमेनन क्या होता है? टेम्पररी थोड़ा सा अ, अगर पेशेंट के हाथ अगर कोल्ड एनवायरनमेंट को एक्सपोज हो गए, या कोल्ड वाटर में या आइस में अगर एक्सपोज हो गए, तो थोड़ा सा पहले पेल हो जाता है पेशेंट। उसके बाद थोड़ा सा ब्लूइश कलर आ जाता है, साइनोसिस। एंड उसके बाद हाइपेरिमिया या रेड कलर आ जाता है। बट दीज आर टेम्पररी थिंग्स। साइनोसिस कभी कभी बहुत देर तक रहता है या बहुत ज्यादा टाइम तक रहता है। आई हैव not seen many patients of cyanosis in my surgical practice. I have hardly seen 2 to 3 patients of cyanosis in my practice, and both were having some lung disease. Both are having some lung disease. One patient तो मेरे पास लंग मेटास्टेसिस के लिए एडमिट थी। तो वो पूरे लंग मेटास्टेसिस होने के बाद फिर टर्मिनल स्टेज में, जब टर्मिनल मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम में पेशेंट जाती है, तो उसके पहले उसको साइनोसिस डेवलप हुआ था। तो वी आर नॉट सीइंग मच पेशेंट्स ऑफ साइनोसिस। द ओनली पॉइंट साइनोसिस इज मोर important in surgery is to differentiate it with Raynaud's phenomenon. Understand? Okay.
So what is cyanosis? Bluish discoloration of skin and mucous membrane due to increased deoxygenated hemoglobin. Increased deoxygenated hemoglobin. Central cyanosis seen in heart and lung disease, and peripheral cyanosis seen in vasoconstriction or cold exposure. मैंने बताया ना, रेनॉल्ड्स फेनोमेनन, ये वेजोकंस्ट्रिक्शन और कोल्ड एक्सपोजर में होता है। डिस्टिंग्विश फ्रॉम स्यूडोसाइनोसिस ड्यू टू ड्रग पिगमेंटेशन। अंडरस्टैंड, कभी कभी ड्रग, अभी मुझे सिर्फ मिथिलीन ब्लू पता है, मिथिलीन ब्लू की वजह से कभी कभी स्यूडोसाइनोसिस आता है। आई एम नॉट नोइंग एनी अदर मेडिसिन, शायद मेडिसिन वालों को पता रहेगा, या फिर आप चार्ट जीपीटी को पूछ सकते हैं कि स्यूडोसाइनोसिस कौन से मेडिसिन क्रिएट कॉज करता है, तो आपको आंसर्स पता चल जाएगा। बट मिथिलीन ब्लू समटाइम्स कॉजेस स्यूडोसाइनोसिस। Jaundice. Again, most important for surgeon after pallor. Jaundice बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर्जन्स के लिए। What is jaundice? Yellowish discoloration due to bilirubin accumulation. Bilirubin कहाँ accumulate होता है? स्किन के नीचे, या फिर म्यूकोजा के नीचे, कंजंक्टिवा के नीचे, अंडरनीथ। येलो डिस्कलरेशन ड्यू टू बिलिरुबिन एक्यूमुलेशन। और वो स्क्लेरा एंड सॉफ्ट पैलेट पे देखते हैं। अंडरस्टैंड, स्क्लेरा एंड सॉफ्ट पैलेट पे देखते हैं। ये भी स्क्लेरा कौन सा? अपर पाल्पिब्रल स्क्लेरा। हाँ, अपर पाल्पिब्रल स्क्लेरा। पैलर हम लोगों ने कहा देखा था? लोअर कंजंक्टिवा देखा था। अभी जॉन्डिस कहाँ देखेंगे? इक्टेरस कहाँ देखेंगे? जॉन्डिस मींस इक्टेरस फाइंडिस, फाइंडिंग। ओके, उसको इक्टेरस बोलते हैं। अंडरस्टैंड, वो अपर पाल्पिब्रल स्क्लेरा पे देखेंगे, एंड सॉफ्ट पैलेट पे भी देख सकते हैं। अंडरस्टैंड, पेलर हम लोग हार्ड पैलेट पे देखते हैं, एंड इक्टेरस हम लोग सॉफ्ट पैलेट पे देखते हैं। ओके, prehepatic, that is hemolytic, mild yellow tint, no bilirubinemia. Okay, there are few types of this jaundice, that is prehepatic, hepatic, post-hepatic. Prehepatic means liver के पहले वाले causes. Hepatic means hepatitis और cirrhosis liver के causes. पोस्ट हिपैटिक मीन्स ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। अंडरस्टैंड, जो सर्जन्स को ज्यादा मैटर करता है वो है पोस्ट हिपैटिक और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। उसमें क्या होता है ना, डीप येलो और ग्रीनिश टिंज होता है, एंड द डिफरेंशिएटिंग पॉइंट इज प्रूराइटस। अंडरस्टैंड, अगर आपको किसी ने पूछा व्हाट इज द डिफरेंशिएटिंग पॉइंट बिटवीन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस एंड मेडिकल जॉन्डिस, सिम्टम वाइज प्रूराइटिस। जो मेडिकल जॉन्डिस में नहीं होता है, जो सर्जिकल जॉन्डिस में होता है, ये क्यों होता है? डिपोजिशन ऑफ बाइल सॉल्ट्स अंडरनीथ द स्किन, और जो स्किन के लेयर्स होते हैं उसमें वो बाइल सॉल्ट जमा होते हैं, उसकी वजह से वो हिस्टामिन रिलीज करता है, हिस्टामिन नर्व एंडिंग को स्टिमुलेट करता है, उसकी वजह से प्रूराइटिस होता है। अंडरस्टैंड, so for surgery, post-hepatic or obstructive jaundice is more important. Understand? In surgical practice, obstructive jaundice due to gallstones or malignancy are great relevance. So gallstones गॉल बैडर में तैयार होते हैं, वहां से निकल के सिस्टिक डक्ट में, सिस्टिक डक्ट से निकल के बाइल डक्ट में आ जाते हैं। कॉमन बाइल डक्ट में जब गॉलस्टोन लॉज हो जाता है तो बाइल का फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट करता है, तो उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है। और पेरी एम्पुलरी कार्सिनोमा, पेरी एम्पुला जो रीजन होता है डिओडेनम का, वहाँ कॉमन बाइल डक्ट एंड पैनक्रियाटिक डक्ट साथ में ओपन हो जाती है। अगर वहां की कुछ मैलिग्नेंसी है, सीए हेड ऑफ पैनक्रियाज और पेरी एम्पुलरी मैलिग्नेंसी, फिर वो वहाँ स्ट्रिक्चर्स क्रिएट करते हैं, और वो बाइल फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, एंड पेशेंट विल लैंड अप इन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। सो जॉन्डिस इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्जन्स। अगेन, जॉन्डिस सर्जरी में, जनरल सर्जरी में क्यों इंपॉर्टेंस है? सपोज हम लोगों ने लॉन्ग केस रखा हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का, उसको जॉन्डिस हो सकता है, उसमें इक्टरस पॉजिटिव हो सकता है। लॉन्ग केस आता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस सर्जरी में, उसमें इक्टरस पॉजिटिव आता है। अगर लंप इन एब्डोमेन है, कोलॉन का ग्रोथ है, बट वो मेटास्टेसिस हुआ है लीवर में, उसमें इक्टरस हो सकता है। तो इक्टरस इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर लॉन्ग केस के हिसाब से। लॉन्ग केस जो एग्जाम में रखे रहते हैं, तो उसमें आपको इक्टरस देखना ही देखना है, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग विच रूल्स आउट लिवर इन्वॉल्वमेंट इन सर्जरी, लिवर इन्वॉल्वमेंट इन सर्जिकल डिसीजेस। मैंने एग्जांपल दिया ना, अगर लंपिन लेफ्ट आइलियाक फोसा में है, सपोज सिग्मोइड कोलन का मैलिग्नेंसी है, तो लेफ्ट आइलियाक फोसा में आपको वो लंप दिखेगा या पाल्पेट होगा। बट अगर पेशेंट को इक्टेरस है, तो आपको लॉजिक लगाना चाहिए
कि ये सिग्मॉइड का मैलिग्नेंसी है, ये लीवर में मेटास्टेसिस हो चुका है एंड उसकी वजह से इक्टेरस पॉजिटिव है। अगर राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक में लम पाल्पेबल है तो वो गॉल ब्लैडर का भी डिस्टेंडेड गॉल ब्लैडर भी होगा ड्यू टू पेरिएम्पुलरी कार्सिनोमा, उसकी वजह से भी इक्टेरस पॉजिटिव आएगा। या वो हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का भी लंप होगा एंड उसमें भी इक्टेरस पॉजिटिव आएगा। अंडरस्टैंड? सो आपको इक्टेरस का इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए इन सर्जिकल केस। Then comes the lymph node examination. Then comes the lymph node examination, which is more important in general surgery also. क्यों? कौन से lymph node important है? Occipital, posterior auricular, submandibular, submental, cervical, axillary and inguinal. Understand? इसमें से 70 to 80% lymph nodes are in the neck. 70 to 80% lymph nodes are in the neck. Then अगर सब जगह lymph node पॉजिटिव है तो व्हाट्स योर डायग्नोसिस? लिम्फोमा। अंडरस्टैंड? अगर नेक के भी लिम्फ नोड एनलार्ज है, एक्सिलरी की भी एनलार्ज है, इंग्वाइनल की एनलार्ज है, तो लिम्फोमा। बट ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकता है, बट ट्यूबरकुलोसिस में क्या होंगे? मैटेड लिम्फ नोड होंगे, मैटेड। एंड यहाँ लिम्फोमा में रबरी आइसोलेटेड लिम्फ नोड्स होते हैं। अंडरस्टैंड? मैटेड मीन्स तीन चार लिम्फ नोड एक साथ ज्वाइन होके वो मैटेड ऐसा गट्ठा क्रिएट करते हैं, उसको हम लोग मैटेड बोलते हैं। एंड लिम्फोमा में रबरी आइसोलेटेड लिम्फ नोड्स होते हैं। अंडरस्टैंड? अगर जनरलाइज लिम्फ नोड है पेशेंट को, तो देर आर टू मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस इन इंडिया। वन इज लिम्फोमा, सेकंड इज ट्यूबरकुलोसिस। अगर लिम्फ नोड पाल्पेबल है तो आपको क्या देखना है उसमें? साइट एंड नंबर ऑफ लिम्फ नोड्स देखने हैं, साइट एंड नंबर ऑफ लिम्फ नोड देखने हैं, साइज देखना है, शेप देखना है, सरफेस देखना है, कंसिस्टेंसी देखना है, टेंडरनेस, फिक्सिटी और मैटेड है कि नहीं देखना है। ये तो हम लोग अब ये जो पूरा का पूरा जो स्कीम मतलब प्रोफार्मा है, वो हम लोग स्वेलिंग के केस में कवर कर लेंगे। हम लोग स्वेलिंग के केस में इसमें डिटेल्स पे बात करने वाले हैं। बट अगर यहाँ आपको थोड़ा सा नॉलेज लेना है तो साइट, नंबर, साइज, शेप, सरफेस, कंसिस्टेंसी तीन टाइप की होती है, सॉफ्ट, फर्म एंड हार्ड। मतलब क्या है? आपने वो लिम्फ नोड को हाथ लगाना है, अगर आपने आपके ईयरलोब जैसा आपको सॉफ्ट लगा तो सॉफ्ट है, नोज जैसा फील हुआ तो वो फर्म है, एंड मैंडिबल जैसा फर्म हुआ तो वो हार्ड है। अंडरस्टैंड? तो ये तीन कंसिस्टेंसी कॉमनली स्वेलिंग के बारे में बोली जाती है, सॉफ्ट, फर्म एंड हार्ड। टेंडरनेस मीन आप पाल्पेट कर रहे हो और पेशेंट को पेन हो रहा है, मींस इट इज अ टेंडर। फिक्सिटी मींस स्किन पिंच नहीं हो रही है वो लिम्फ नोड से, तो लिम्फ नोड स्किन को फिक्स है। एंड मैटेड मींस चार पांच लिम्फ नोड एक साथ आके वो गट्ठा क्रिएट करे तो उसको मैटेड लिम्फ नोड बोलते हैं। Why surgical importance? What is surgical importance of these isolated lymph nodes when you do a general examination and आपको नेक पे एक आध lymph node मिल गया तो क्या इंपॉर्टेंट है? सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड अगर वो लेफ्ट साइड में मिला तो उसको बोलते हैं वर्चोज नोड, उसको बोलते हैं वर्चोज नोड्स। इट इंडिकेट्स एब्डोमिनल मैलिग्नेंसी, इट इंडिकेट्स एब्डोमिनल मैलिग्नेंसी। एंड वो साइन को एक नाम है, उसको बोलते हैं ट्रॉइजियर्स साइन, ट्रॉइजियर्स साइन। अंडरस्टैंड? तो ट्रॉइजियर्स और ट्रोसियस, इसमें भी कंफ्यूज होता है। ट्रोसियस साइन, ट्रॉइजियर्स साइन इज लेफ्ट सुप्राक्लिविकुलर लिम्फ नोड एनलार्जमेंट एंड ट्रोसियस साइन इज माइग्रेटरी सुपरफिशियल थ्रोम्बोप्लेबाइटिस को ट्रॉइजियस साइन बोलते हैं। माइग्रेटरी सुपरफिशियल थ्रोम्बोप्लेबाइटिस वो कभी कभी मैलिग्नेंसी में होता है, इंट्राएब्डोमिनल मैलिग्नेंसी में ही होता है, बट उसको ट्रॉइजियस साइन बोलते हैं। एंड ये सुप्राक्लेविकुलर लेफ्ट नोड है, उसको वर्चाउज नोड बोलते हैं, एंड वो साइन को ट्रॉइजियर्स साइन बोलते हैं। तो ये आपको कभी कभी एमसीक्यू उस पे आ सकता है। एक्सिलरी लिम्फ नोड्स पाल्पेबल इन ब्रेस्ट केसेस। इंग्वाइनल नोड्स कभी कभी लिम्फ पे क्रोनिक अल्सर है, पेरिनियल रीजन में पैथोलॉजी उसकी वजह से होता है, बट आई हैव सीन inguinal lymph nodes enlargement most commonly in lymphomas, in lymphomas. Understand? So cervical, axillary and inguinal lymph nodes अगर पॉजिटिव है तो वो lymphomas में enlarge हो जाते हैं। Understand? So these are surgical importance of the lymphadenopathy. Again, edema.
This will thoroughly will be covered in medicine topics, because we are as a surgeons we are not that much give importance to edema. But there are two types: pitting edema, non pitting edema. Pitting edema means आप फिंगर दबाते हो प्रीटिबियल रीजन पे या फिर शीन पे, तो वो leaves an indentation on that site. So that is seen in cardiac, renal and hepatic causes. These are all medicinal causes. And non-pitting edema, which is seen in lymphedema and myxedema, sometimes called as a surgical causes. So non-pitting edema surgical में दिखता है, सेल्यूलाइटिस में भी नॉन पिटिंग इडिमा दिखता है। सेल्यूलाइटिस सर्जन्स का ज्यादा सर्जरी में ज्यादा दिखता है सेल्यूलाइटिस पेशेंट। बट नॉन पिटिंग इडिमा के पेशेंट इतने नहीं आते। पिटिंग पिटिंग इडिमा के पेशेंट्स मेडिसिन में ज्यादा एडमिट होते हैं, एंड द कॉजेज बीइंग कार्डियक, रिनल एंड हिपैटिक कॉजेज। अगेन यही इडिमा के डिस्ट्रीब्यूशन है। लोकलाइज्ड इडिमा है तो लिम्ब में लोकलाइज्ड इडिमा है तो लिम्फेडिमा और सेलुलाइटिस हो सकता है, या वेनस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी हो सकता है। पीरी ऑर्बिटल अगर इडिमा है तो कभी कभी इंसेक्ट बाइट की वजह से भी होता है, या फिर कभी कभी वो एलर्जिक रिएक्शन आता है एनाफिलैक्सिस, उसमें भी पीरी ऑर्बिटल इडिमा हो जाता है। एंड जनरलाइज इडिमा है, एनासार का है, तो कार्डियक फेल्योर एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हो जाता है। ओके, सो लोकलाइज्ड इडिमा के कॉजेस जनरली आर लिम्फेडिमा, सेल्यूलाइटिस। ऑन पेरी ऑर्बिटल इडिमा अगर रहेगा तो वो इंसेक्ट बाइट या फिर हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन की वजह से भी हो जाता है। व्हाट इज सर्जिकल रिलेवेंस? अगेन क्रोनिक लिम्फेडिमा में प्रीडिस्पोज टू इन्फेक्शन और लिम्फेंजियोसार्कोमा। एक इंपॉर्टेंट सिचुएशन है सीए ब्रेस्ट में। सीए ब्रेस्ट के सर्जरी के बाद एक्सिलरी लिम्फ नोड निकालते हैं हम लोग सर्जरी के वक्त, तो आर्म में लिम्फीडिमा हो सकता है। अंडरस्टैंड? तो सीए ब्रेस्ट के पेशेंट में अगर आप सीए बेस का लॉन्ग केस प्रेजेंट कर रहे हो तो लिम्फीडिमा आपको एक्सप्लेन करना है। सर्जरी के बाद तो लिम्फीडिमा आ सकता है ड्यू टू एक्सिलरी लिम्फ नोड डिसेक्शन, बट सर्जरी के पहले ही अगर हैंड में लिम्फीडिमा है, मींस एक्सिलरी वेन इज एनकेस्ड बाय द ट्यूमर, एक्सिलरी वेन ऑब्स्ट्रक्शन होता है, एंड उसके वजह से भी लिम्फीडिमा या फिर हैंड इडिमा हो जाता है सीए ब्रेस्ट के पेशेंट में। हाँ, दूसरा एक सिचुएशन है, कभी कभी इंटेंसिविस्ट सडनली ज्यादा फ्लूइड देता है पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में, उसकी वजह से कभी कभी जनरलाइज्ड एनासर का बैठता है। बट अगेन दिस इज कॉमनली सीन इन कार्डियक फेल्योर पेशेंट्स और पल्मोनरी इडिमा के पेशेंट्स में होता है। बट इतना इडिमा आने तक कोई फ्लूइड नहीं देता है। गलती से कभी कभी अगर कोई नई सिस्टर ज्वाइन हो गई है, उसको किधर एक्सपीरियंस नहीं है हॉस्पिटल में, तो वो कभी कभी सडनली फ्लूइड देती है। वही रिनल फेल्योर और कार्डियक फेल्योर के पेशेंट में अगर सडन फ्लूइड दिया तो वो पूरा फ्लूइड का ईडिमा क्रिएट हो जाता है। Then coming hydration and dehydration status of the patient in general examination. What are signs? Sunken eyes, dry tongue, reduced skin turgor, tachycardia, low blood pressure, poor capillary refill, concentrated urine, reduced output. This is why this is important. तो कभी कभी दिस विल गाइड यू टू गिव फ्लूइड्स टू द पेशेंट। अगर डिहाइड्रेशन के साइन है पेशेंट को, तो आपने पेशेंट को फ्लूइड देना है, आईवी फ्लूइड देना है। ये सब साइंस कभी कभी शॉक में आ जाते हैं, शॉक के पेशेंट में हो जाते हैं। तो शॉक का आपको रिससिटेशन करना है तो आपको आईवी फ्लूइड देना है। या पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में आप गलती से पेपर पे लिखना भूल गए, फ्लूइड का ऑर्डर डालना भूल गए, तो नर्स और सिस्टर कोई फ्लूइड देगा नहीं पेशेंट को। एंड दूसरे और पेशेंट को एनबीएम रखा हुआ है, नील पर माउथ रखा हुआ है, तो पेशेंट डिहाइड्रेशन में चला जा सकता है एक दिन में। तो ये सब साइंस इंपॉर्टेंट है हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन जानने के लिए। What is surgical significance? Again, correct fluid and electrolyte balance before anesthesia. अगर डिहाइड्रेशन है तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस क्यों इंपॉर्टेंट है सर्जरी में? हाइपोकैलेमिया अगर होता है हाइपोकैलेमिया में, तो पैरालिटिक आइलियस होता है। पैरालिटिक आइलियस मींस इंटेस्टाइन के जो भी पेरिस्टालसिस होते हैं वो डिलेड होते हैं, एंड पेशेंट को डिस्टेंशन होता है, एंड पेशेंट को वॉमिटिंग होता है। तो हाइपोकैलेमिया में पैरालिटिक आइलियस होता है। हाइपोनेट्रेमिया में
पेशेंट्स का सेंसोरियम अल्टर्ड हो जाता है। पेशेंट का सेंसोरियम अल्टर्ड हो जाता है। अगर आपने हर्निया किया है पेशेंट का, एंड दूसरे दिन पेशेंट इररिलेवेंट टॉक कर रहा है, आपने कुछ नहीं किया, ब्रेन को आपने कुछ नहीं किया, तो आपका सस्पिशन होना चाहिए कि पेशेंट इज गोइंग इनटू अ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, दैट इज हाइपोनेट्रीमिया। लैप्रोटॉमी किया है, 2-3 दिन से पेशेंट का डिस्टेंशन सेटल ही नहीं हो रहा है, पेशेंट वॉमिटिंग कर रहा है, आपको लग रहा है कि आपका सर्जरी अच्छा हुआ है, तो आपको एक्सरे एब्डोमेन करके ये पैरालिटिक आइलियस एंड सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करके हाइपोकैलेमिया रूल आउट करना है। अंडरस्टैंड? सो इलेक्ट्रोलाइट का सिग्निफिकेंस अगर एग्जामिनर आपको पूछता है, तो आपने इतना दो भी बता दिया तो भी एग्जामिनर खुश हो जाएगा। हाइपोकैलेमिया में पैरालिटिक आइलियस होता है, हाइपोनेट्रीमिया में अल्टर्ड सेंसोरियम होता है, विच कैन कंफ्यूज यू विद द सीएनएस डिसीजेस। देन अगेन स्किन हेयर एंड नेल्स में पूरे दिस सर्जरी में वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मेडिसिन में बहुत ज्यादा कवर हो जाएगा, फिर भी मैं थोड़ा बहुत कवर कर दूं। हाइपर पिगमेंटेशन सीन इन एडिसन्स डिसीज, हिमोक्रोमेटोसिस, रैशेस सीन इन सिपिलिस और ड्रग इरप्शंस, अल्सर, स्कार्स एंड साइनेसिस में सजेस्ट क्रोनिक इन्फेक्शंस और प्रीवियस सर्जरी। हाँ, स्किन पे आपको ये देखना है, अल्सर, स्कार्स एंड साइनेसिस। इंडिया में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ साइनस इज ट्यूबरकुलोसिस, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। जैसे ही एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन पूछा, आपका पहला आंसर होना चाहिए ट्यूबरकुलोसिस। स्पाइडर न्यूए एंड पाल्मर इरिथेमा इज कॉमनली सीन इन क्रोनिक लिवर डिसीजेस। Hair. Again, hirsutism is commonly seen in Cushing syndromes. Loss of body hairs may sometimes suggest endocrine or nutritional disorders. So these are few changes in the nails and the skin. वो मुझे लगता है वो मेडिसिन में पूरे कवर हो जाएंगे। क्लबिंग अगेन सर्जन सर्जरी में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको हर पेशेंट में क्लबिंग देखना है। अगेन मोस्ट कॉमन कॉजेस ऑफ द क्लबिंग आर अगेन क्रोनिक लंग डिसीजेस। सो देर आर ग्रेडिंग्स ऑफ द क्लबिंग, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। वो आप बुक में पढ़ लेना। सिर्फ ये लोवी बॉन्ड्स एंगल होता है, वो नेल बेड का एंगल होता है। अगर आप ऐसे दो नेल्स एक दूसरे के सामने रखोगे, तो बीच में से आपको जो दिखेगा वही लोवी बॉन्ड्स एंगल होता है। अंडरस्टैंड? इन सर्जिकल केसेस क्लबिंग इज स्पेशली रिलेवेंट इन लंग कार्सिनोमा, मतलब ना क्रोनिक लंग डिसीजेस में होता है, एम्पाइमा और क्रोनिक सुपुरेटिव लंग डिसीजेस में होता है, साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिसीज में होता है, देन अल्सरेटिव कोलाइटिस और सिरोसिस में भी होता है। बट इट्स वेरी रेयर फाइंडिंग ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस। मैंने अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट बहुत, मतलब अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट ही बहुत कम है, और उसमें भी क्लबिंग देखना मीन्स वेरी रेयर। So these are few endocrine manifestation in surgical patients. What we are more significance in surgery is thyrotoxicosis. Understand? Thyrotoxicosis. So tremor, tachycardia, exophthalmos, warm and moist skin, ये सब थायरोटॉक्सिकोसिस में दिखता है। सो थायरोटॉक्सिकोसिस अगर लॉन्ग केस आता है आपको सर्जरी में, तो आपको स्किन और इस पे ये सब जनरल एग्जामिनेशन पे ये फाइंडिंग ढूंढने हैं। अंडरस्टैंड? सो एंड बाकी के रेस्ट आर जनरली मेडिसिन फाइंडिंग्स। Eyes and face. Again, the eyes are described as the window to systemic diseases. Careful examination can reveal vital clues to the metabolic or endocrine disorders. तो मैंने बोला ना, आई कांटेक्ट इसीलिए इंपॉर्टेंट है। फेस एंड आईज पे भी बहुत सारे जनरल एग्जामिनेशन के फाइंडिंग्स आपको मिल जाएंगे। कंजंक्टिवा पे, स्क्लेरा पे क्या क्या देखना है ये तो मैंने बात कर लिया। लोअर कंजंक्टिवा पे पैलर देखते हैं, अपर स्क्लेरा पे जॉन्डिस देखते हैं। oral cavity. Again, lips, pallor, cyanosis, angular stomatitis seen in vitamin B